स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर टुडेज क्लास। आज हम लोग क्लास 9 के मैथ्स का चैप्टर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है लाइंस एंड एंगल्स। तो लाइंस एंड एंगल्स में हम लोग इस चैप्टर में लाइंस और एंगल के जरिए बनने वाले बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि लाइंस और एंगल्स से कौन कौन सा प्रॉपर्टी जनरेट होता है, क्रिएट होता है। और ये चीज़ को जानने से पहले हम लोग ये डिस्कशन कर लेंगे कि लाइंस एंड एंगल्स हम लोग पढ़ते क्यों हैं। देखिए, लाइंस और एंगल्स जो है ये हर फील्ड में काम करता है। जैसे मैथ्स और साइंस के फील्ड में इसका ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे कि मान लो आर्किटेक्चरल घर बनाना है, बिल्डिंग बनाना है, ब्रिजेस बनाना है, तो उस जगह पे लाइंस और एंगल्स का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है। और साइंस में हम लोग इसका इस्तेमाल रे डायग्राम, जैसे हम लोग लाइट चैप्टर पढ़ते हैं तो वहाँ पर रे डायग्राम पढ़ा जाता है। तो रे डायग्राम में हम लोग लाइंस और एंगल्स वहाँ पे क्रिएट करते हैं, लाइंस और एंगल्स बनाया जाता है। तो उसके लिए हम लोग को ये चैप्टर पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि कौन कौन सा प्रॉपर्टीज़ होता है जिसके ज़रिए जो हम लोग हर फील्ड में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों को बताया जा रहा है कि दो प्रॉपर्टीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक तो द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंगल्स फॉर्म्ड व्हेन टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर। अगर कोई दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है एक दूसरे से, तो वहाँ पे जो एंगल बन रहा है वहाँ पे वो कौन सा प्रॉपर्टी शो कर रहा है। और फिर उसके बाद एक और प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि द प्रॉपर्टीज ऑफ द लाइन फाउंड व्हेन ए लाइन इंटरसेक्ट टू और मोर पैरेलल लाइंस। अब मान लो कि कोई दो पैरेलल लाइन जा रहा है और इन दोनों पैरेलल लाइन को कोई तीसरा लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर कौन सा प्रॉपर्टी जनरेट हो रहा है, वो सारे डिस्कशन हम लोग इस चैप्टर में करने वाले हैं। ठीक है, बेसिक टर्म्स, ये चीज़ को ये सारा चीज़ में जाने से पहले हम लोगों को बेसिक टर्म्स को रिवाइज कर लेना होगा जो हम लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। जैसे कि कोलिनियर पॉइंट्स पढ़ाया गया होगा, तो कोलिनियर पॉइंट्स यहाँ पे हम लोग रिवाइज कर रहे हैं कौन कौन सा। इस पेज में हम लोग वो रिवाइज करेंगे कौन कौन सा जो टर्म्स है वो पढ़ चुके हैं हम लोग, और उसके डेफिनेशन को भी देखेंगे यहाँ पे। तो कोलिनियर पॉइंट किसको कहा जाता है? 3 और मोर पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन। कोई एक लाइन है और उसके ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, 2 या 2 से अधिक पॉइंट्स हैं, तो उस तरीके के पॉइंट्स को कोलिनियर पॉइंट्स कहा जाता है। लीनियर का मतलब होता है एक लाइन में और एक ही लाइन में सारा पॉइंट है, इसलिए इसको कोलिनियर पॉइंट कहा जाता है। अब आगे में अदरवाइज इफ दे डू नॉट लाई, अगर वो एक लाइन पे नहीं है, अलग अलग है सारा पॉइंट्स, तो उसको नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज हो गया। लाइन सेगमेंट हम लोग किसको बोलते हैं? तो वो पोर्शन, ये एक लाइन है, ठीक है, एक लाइन जा रहा है और कोई लाइन का एक पोर्शन जिसका दोनों एंड जो होता है वो रुका हुआ रहता है, उसमें 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। जैसे यहाँ पे और यहाँ से अगर काट के निकाल दिया जाए, पूरे लाइन में से अगर हम लोग इतना पोर्शन काट के निकाल लें तो दोनों तरफ इसका जो है एंड पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, तो कोई भी लाइन सेगमेंट जो होता है उसका 2 एंड पॉइंट्स होता है, उसी को हम लोग लाइन सेगमेंट बोलते हैं। ठीक है, लाइन सेगमेंट को हम लोग, अब मान लो कोई एक लाइन है, लाइन सेगमेंट है ए बी, तो लाइन सेगमेंट ए बी को हम लोग कुछ इस तरीके से डिनोट करते हैं, ऊपर में बार लगा हुआ रहेगा और ए बी हम लोग लिखेंगे। ठीक है, अब रे के बारे में क्या बताया जा रहा है? रे के बारे में बताया जा रहा है कि ए पार्ट ऑफ ए लाइन विथ 1 एंड पॉइंट। अब देखो, रे किस तरीके का होता है? जिसमें एक एंड पॉइंट होता है, एक एंड पॉइंट रहता है और दूसरे तरफ से ये चलते चला जाता है, तो इसको हम लोग रे बोलते हैं। अब ये रे को हम लोग किस तरीके से डिनोट करते हैं? तो ये रे को हम लोग, मान लो कि रे ए बी है, तो रे ए बी को कुछ इस तरीके से हम लोग डिनोट करते हैं, उसके ऊपर में इस तरीके का एरो बना हुआ रहता है, तो इसको हम लोग रे बोलते हैं, ए बी रे हो जाएगा ये। ठीक है, अब लाइन किसको कहा जाता है? तो लाइन तो हम लोगों को पहले से पता है भाई कि जिसका कोई एंड ही नहीं होता है, दोनों तरफ से ये चलते चला जाता है, इंडिफाइनाइटली ये चलते चला जाता है, तो इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है दोनों साइड में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? ये जो सिंपल में वर्ड्स में लिखा हुआ है कि विल डिनोट द लाइन सेगमेंट। अब देखो, जैसे हम लोगों ने देखा कि लाइन सेगमेंट को हम लोग कुछ इस तरीके से डिनोट करते हैं, ऊपर में बार रहता है, और रे को ऊपर में इस तरीके से डिनोट करते हैं हम लोग, जिसमें एरो बना हुआ रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम लोग लाइन सेगमेंट को अब इतना डिनोट करने से बेहतर हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं सिंपली लाइन सेगमेंट ए बी। वो एरो और ये बार नहीं बनाया जाता है, लाइन सेगमेंट ए बी लिख देते हैं हम लोग, या तो रे ए बी लिख दिया जाता है, या तो लेंथ ए बी लिख दिया जाता है ना, या तो लाइन ए बी लिख दिया जाता है। तो उसको अलग से हम लोग डिनोट नहीं करते हैं कोई चीज़ से। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग और भी किस तरीके से डिनोट कर सकते हैं लाइन सेगमेंट और रे को? तो मान लो कोई एक लाइन है और इसका नाम है एल, तो हम लोग लिख देते हैं कि ये एल लाइन है। ठीक है, या एम लाइन है, या तो एन लाइन है। बात समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से हम लोग डिनोट करते हैं बहुत सारे टर्म्स को। और आगे में और क्या टर्म्स हम लोगों को बताया जा रहा है? एंगल के बारे में बताया जा रहा है कि एंगल हम लोग किसको बोलते हैं भाई साहब।
तो एंगल जो होता है इट इज फाउंड व्हेन टू रेज ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट। अब मान लो कोई एक एंड पॉइंट है, यहां से कोई दो रे निकल के जा रहा है एक ही एंड पॉइंट से, यहीं से एक रे ये हो गया और एक रे ये हो गया, तो यहाँ इसके बीच में जो गैप जो बन रहा है ना, इसको हम लोग एंगल बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो इट इज फाउंड व्हेन टू रेज ओरिजिनेट फ्रॉम सेम एंड पॉइंट, एक एंड पॉइंट से दो ठो रे निकल रहा है, द रेज मेकिंग एन एंगल आर कॉल्ड द आर्म्स। अब देखो ये जो दो ठो रे है ना, ये एक रे हो गया, ये एक रे हो गया, तो इस पूरा फिगर का ये दो आर्म हो जाएगा। जैसे मान लो ये O है, ये A है और ये B है, तो ये OA एक रे हो जाएगा, OA एक रे हो जाएगा और OB एक रे हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से जो है हम लोग जो है इसको डिनोट करते हैं। अब आगे में और क्या लिखा हुआ है बात, द ऑफ द एंगल एंड एंड पॉइंट्स इज कॉल्ड द वर्टेक्स। अब देखो यहाँ पे जो ये एंड पॉइंट था ना, जो O एंड पॉइंट था जहां से ये दो रेज निकल के जा रहे थे, तो इस एंड पॉइंट को हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं। बात समझ में आ गया? तो ये एक वर्टेक्स हो गया और ये वर्टेक्स से दो रेज निकल के जाएगा और इसके बीच में जो गैप बनेगा उसको हम लोग एंगल बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो ये हो गया हम लोगों का इस पेज का हम लोगों का हो गया डेफिनेशन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। लाइन किसे कहा जाता है? इंटरसेक्टिंग, इस पेज में हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइन और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अगर कोई दो लाइन है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, एक दूसरे को काट रहा है किसी पॉइंट पे, तो उसको हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारे एंगल्स ही बनेंगे, तो ये कौन कौन से एंगल्स बनेंगे हम लोग आगे देखने वाले हैं। तो इंटरसेक्टिंग लाइन सिंपली यहाँ पे बताया जा रहा है कि इंटरसेक्टिंग लाइन इसको कहा जाएगा अगर कोई दो एक लाइन दूसरे लाइन को क्रॉस करे किसी पॉइंट के ऊपर, तो उसको इंटरसेक्टिंग लाइन कहा जाएगा। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन किसे कहा जाएगा? अगर कोई लाइन पैरेलली जा रहा है और इसके बीच का जो है डिस्टेंस एकदम सेम है, ये दोनों लाइन, एक ये मान लो ये एल लाइन है, ये एम लाइन है, इन दोनों लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस है वो अगर सेम है तो इसको हम लोग पैरेलल लाइन भी बोल सकते हैं या तो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन भी बोल सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस भी बोला जाता है। और एक और बात यहाँ पे क्या है कि ये जो बीच का डिस्टेंस है इसको बोला जाता है, ये जो बीच का डिस्टेंस है इसको बोला जाता है द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इसको बोला जाएगा। बात समझ में आ रहा है? जो कि एकदम सेम रहेगा। यहाँ पे भी इस पॉइंट से देखेंगे हम लोग मेजर करेंगे तो यहाँ पे भी उतना ही डिस्टेंस होगा। मान लो 2 सेंटीमीटर यहाँ पे है तो यहाँ से यहाँ तक का ही मेजर करेंगे तो 2 सेंटीमीटर ही आएगा, तो इसको हम लोग पैरेलल लाइन बोलते हैं या नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे के पेज में क्या दिया हुआ है? आगे के पेज में बताया जा रहा है, यहाँ से बताया जा रहा है कि कितने तरीके के एंगल्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स यहाँ बताया जा रहा है। तो सबसे पहला एंगल जो होता है वो हम लोग का एक्यूट एंगल होता है। किसको बोला जाता है? जो कि 90 डिग्री से कम होता है। एन एंगल मेजर्स लेस देन 90 डिग्री। अब मान लो कि यहाँ पे कोई एक एंगल दिया हुआ है ना, और ये 90 डिग्री से अगर कम है, मान लो 45 डिग्री है या 46 डिग्री है, तो इसको हम लोग एक्यूट एंगल बोलेंगे। बात समझ में आ रहा है? अब सेकंड वाला कौन सा एंगल है? हम लोग ये सब पढ़ा दिया गया है आप लोगों को प्रीवियस क्लास में, ये बस रिवाइज कराया जा रहा है किस किस तरीके का एंगल्स होता है, कौन कौन से टर्म्स होते हैं। तो राइट एंगल इसको कहा जाता है अगर कोई एंगल है और उसका मेजर जो है वो 90 डिग्री की इक्वल है तो इसको हम लोग राइट एंगल बोलते हैं। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल किसको कहा जाता है? अगर कोई एंगल है और उसका मेजर जो है वो 90 डिग्री से ज्यादा हो गया है, बात समझ में आया? 90 डिग्री से ग्रेटर देन है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, अब स्ट्रेट एंगल किसे कहा जाता है? तो कोई एंगल जो 180 डिग्री बना रहा है, एंगल 180 डिग्री के बराबर अगर उस एंगल का मेजरमेंट है तो उसको हम लोग स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल किसे कहा जाता है? अब यहां पे जो ये एंगल बना हुआ था, यहां पे जो एंगल बना हुआ था, इसके पीछे में जो ये एंगल बन रहा है ना, ये वाला एंगल, ये एंगल का मेजर क्या होगा? ये टोटल एंगल जो होता है वो होता है 360 डिग्री का एंगल होता है। ये पूरा का पूरा अगर मेजर करेंगे हम लोग तो ये 360 डिग्री होता है। तो ये अगर 45 डिग्री को यहां से माइनस कर दिया जाए तो ये वाला जो एंगल बनेगा ना, ये रिफ्लेक्स एंगल बनेगा। तो ये कितना होगा? 360 में से अगर हम लोग 45 माइनस कर दें तो कितना बचेगा? 315 के करीब में बचेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोग का रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? रिफ्लेक्स एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? फुल एंगल। फुल एंगल किसको कहा जाता है? तो मैं हम लोगों ने अभी डिस्कस करा हुआ है कि पूरा का पूरा जो एंगल होता है, पूरा मेजरमेंट 360 डिग्री का होता है, तो उसी को हम लोग फुल एंगल बोलते हैं।
ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं आगे के पेज में और क्या दिया हुआ है। अब यहाँ पे एक टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, पेयर ऑफ एंगल्स। अब मान लो कि कोई दो एंगल्स का बात किया जाएगा, दो एंगल्स का बात किया जाएगा। यहाँ पे हम लोग प्रीवियस पेज में क्या देखे, एक एक एंगल के बारे में बात किया गया। अब यहाँ पे पेयर ऑफ एंगल्स का बात किया जाएगा, कोई दो एंगल होगा। जैसे में सप्लीमेंट्री एंगल जो होता है ये हम लोगों का पेयर ऑफ एंगल होता है, जिसमें दो एंगल्स का बात किया जाता है। मान लो कि एक एंगल जो है वो यहाँ पे 130 डिग्री का है और दूसरा एंगल जो है वो 50 डिग्री का है, और ये दोनों को जब हम लोग ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद इसका मेजरमेंट 180 डिग्री के बराबर आना चाहिए। तो ये दोनों जो एंगल्स होंगे ना, ये सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे, ये 130 डिग्री और ये 50 डिग्री। बात समझ में आ गया? तो क्या लिखा हुआ है, दोज एंगल्स दैट सम अप टू 180 डिग्री, मतलब वो एंगल जिसको ऐड किया जाए, सम किया जाएगा तो वो 180 डिग्री के बराबर हो जाता है, तो उसको हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसे कहा जाता है, अगर कोई दो एंगल्स को ऐड करने के बाद वो 90 डिग्री के बराबर आए। मान लो कि ये 20 डिग्री, यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है 70 डिग्री दिया हुआ है, तो 20 डिग्री को और 70 डिग्री को हम लोग जब ऐड अप करेंगे तो कितना आएगा, 90 डिग्री। तो कोई दो एंगल्स अगर ऐड करने के बाद 90 डिग्री का मेजरमेंट बना रहा है तो उसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। बात समझ में आ गया? ये 20 डिग्री, ये 70 डिग्री, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं एक दूसरे के लिए। मतलब 20 डिग्री के लिए 70 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री होगा, 70 डिग्री के लिए 20 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री होगा। वैसे ही यहाँ पे 50 डिग्री के लिए 130 डिग्री सप्लीमेंट्री होगा और 130 डिग्री के लिए 50 डिग्री सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। उसी प्रकार से तीसरा पेयर क्या है, एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल हम लोग किसको बोलते हैं, टू एंगल्स आर एडजेसेंट इफ दे हैव ए कॉमन साइड एंड ए कॉमन वर्टेक्स। अब देखो, जैसे कि यहाँ पे वर्टेक्स एक ही बना दिया गया एंड पॉइंट, और यहां से एक एंगल बन रहा है, ठीक है, और फिर उसके बाद एक और एंगल यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, यहाँ पे एक एंगल बन रहा है। अगल बगल का जो एंगल होगा ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एडजेसेंट एंगल बोलेंगे। मतलब पड़ोसी एंगल्स एक तरीके से बोला जा सकता है, जो अगल बगल वाले एंगल्स होते हैं उसको एडजेसेंट एंगल बोला जाता है। ठीक है, जिसका ये, अब देखो, ये एंगल का वर्टेक्स ये है और ये भी एंगल का वर्टेक्स यही है। बात समझ में आ गया? और ये दोनों एंगल में ये वाला जो आर्म है, ये वाला आर्म, और ये वाला एंगल में ये वाला जो आर्म है, दोनों में एक ही आर्म, कॉमन आर्म आ रहा है। बात समझ में आ गया? तो कॉमन साइड एक तो रहेगा और एक कॉमन वर्टेक्स रहेगा, उसी को हम लोग एडजेसेंट एंगल बोल सकते हैं। तो ये एक्स और वाई जो है ये एडजेसेंट एंगल कहलाएगा एक दूसरे के लिए, एक्स के लिए वाई और वाई के लिए एक्स। ठीक है, अब आगे क्या लिखा हुआ है कि मोरोवर व्हेन टू एंगल्स आर एडजेसेंट देन देयर सम इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल फाउंड बाय द टू नॉन कॉमन आर्म्स। अब देखो, ये वाला जो आर्म है, ये वाला जो आर्म दिखाई दे रहा है और ये वाला जो आर्म दिखाई दे रहा है, ये नॉन कॉमन आर्म है, और बीच वाला जो है ये कॉमन आर्म है। बात समझ में आ गया? तो नॉन कॉमन आर्म से जो एंगल बन रहा है, अब मान लो यहाँ पे मैं बना के दिखा देता हूँ नॉन कॉमन आर्म किसको कहा जाएगा। तो ये वाला जो आर्म है, ये किनारे वाला नॉन कॉमन आर्म था ना, इसके बीच में जो एंगल बन रहा है ना, वो कितना डिग्री, मान लो कि ये इसके बीच में जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 120 डिग्री का। ठीक है, 120 डिग्री का ये पूरा का पूरा एंगल है, और जब इसके बीच में एक कॉमन आर्म आ जाएगा तो ये स्प्लिट हो जाएगा दो एंगल्स में, जैसे यहाँ पे दो एंगल में स्प्लिट किया हुआ है। तो मान लो कि इसमें से एक एंगल जो है वो 60 डिग्री है और दूसरा एंगल भी 60 डिग्री है। ठीक है, तो ये 60 डिग्री और ये 60 डिग्री जो है ये एडजेसेंट एंगल्स कहलाएंगे। ठीक है, तो ये जो 120 डिग्री है ना, ये 60 डिग्री और 60 डिग्री को जब जोड़ेंगे तो 120 डिग्री के बराबर होगा। जो मतलब कि ये जो नॉन कॉमन आर्म से जो एंगल बना हुआ है वो ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स का सम होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एंगल ए बी सी। मान लो कि ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो ये जो एंगल बना था 120 डिग्री, ये हम लोग का एंगल एबीसी है। ठीक है, और एबीडी किसको बोलेंगे, तो ये मान लो कि ये ए था, ये बी था, ये सी था और ये डी था। ठीक है, तो ए बी डी ये जो 60 डिग्री बना हुआ है, और कौन सा, डी बी सी, ये डी बी और ये सी, ये जो 60 डिग्री बना हुआ है, ये दोनों एंगल को जब हम लोग जोड़ देंगे तो एंगल एबीसी के बराबर होगा। एंगल एबीसी के बराबर एंगल एबीडी और डीबीसी। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग का होता है एडजेसेंट एंगल्स। आगे में और क्या लिखा हुआ, ऑल्सो देयर आर सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री एडजेसेंट एंगल्स। मतलब कि यहाँ पे सप्लीमेंट्री एडजेसेंट एंगल भी होता है और कॉम्प्लीमेंट्री एडजेसेंट एंगल्स भी होता है। इसका मतलब क्या हो गया, तो इसको मैं एक्सप्लेन करके दिखा देता हूँ न्यू पेज में। कॉम्प्लीमेंट्री एडजेसेंट एंगल किसको कहा जाएगा, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको कहा जा रहा था, जो 90 डिग्री के बराबर हो, और सप्लीमेंट्री एंगल किसको कहा जाता था, जिसमें 180 डिग्री के बराबर हो। ठीक है, तो मान लो कि यहाँ पे एक एंगल बन रहा है 45 डिग्री का। ठीक है,
और फिर उसके बाद एक और एंगल बन रहा है 45 डिग्री का। तो ये दोनों जो अगल बगल वाले एंगल्स होंगे जिसमें कॉमन आर्म ये है और ये एक नॉन कॉमन आर्म है, ये नॉन कॉमन आर्म है, तो यहाँ पे 45 डिग्री को जब हम लोग ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, तो इस तरीके के एडजेसेंट एंगल्स जिनको जोड़ने के बाद 90 डिग्री के बराबर आए तो वो हो जाएंगे हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एडजेसेंट एंगल्स। बात समझ में आ गया, कॉम्प्लीमेंट्री एडजेसेंट एंगल्स। उसी प्रकार से अगर कोई दो एंगल को हम लोग जोड़ दें, कोई दो एंगल को अगर हम लोग जोड़ दें, मान लो 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, ठीक है, तो ये दोनों तो एडजेसेंट एंगल कहलाएगा और ये दोनों को जब हम लोग ऐड करेंगे तो ये क्या आएगा, 180 के बराबर आएगा, 180 के बराबर आएगा। बात समझ में आ गया। तो इस तरीके का जो एडजेसेंट एंगल है ना, जिसको जोड़ने पर 180 डिग्री के बराबर हो जाए, उसको हम लोग बोलेंगे सप्लीमेंट्री एडजेसेंट एंगल। बात समझ में आ गया, सप्लीमेंट्री एडजेसेंट एंगल इसको बोला जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं आगे वाले पेज पे। अब पेयर, जो हम लोग पेयर ऑफ एंगल्स पढ़ रहे हैं उसमें एक और यहाँ पे टॉपिक दिया हुआ है। पिछला वाला में क्या था, पहला वाला था हम लोग का सप्लीमेंट्री एंगल, दूसरा था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तीसरा था एडजेसेंट एंगल, और अब हो जाएगा चौथा हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल किसको बोला जाएगा, मान लो कोई दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, तो यहाँ पे जो एंगल्स बन रहे हैं ना, ये और ये एंगल, ठीक है, एक तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक दूसरे के बराबर होगा। और ये थ्योरम 6.1 में बताया गया है कि जब दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है तो आमने सामने वाला जो एंगल होता है वो एक दूसरे के इक्वल होता है। देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाएगा, और ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। मान लो कि यहाँ पे दिया हुआ है ए, ये ओ है और ये बी है, और ये सी है और ये डी है। तो यहाँ पे जो एंगल ए ओ बी जो है, एंगल ए ओ बी, वो एंगल सी ओ डी के बराबर होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होता है वो एक दूसरे के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो ये वाला जो एंगल है, एंगल ए ओ बी और एंगल सी ओ डी, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है, और यहाँ पे और भी एक पेयर है, ये तो एक पेयर हो गया हम लोगों का, क्योंकि हम लोग पेयर ऑफ एंगल्स में पढ़ रहे हैं। एंगल ए ओ बी और सी ओ डी एक पेयर हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल का। और यहाँ पे एक और एंगल है, ये एंगल और ये एंगल, ठीक है, ये भी एक पेयर है, जैसे बी ओ सी, एंगल बी ओ सी और एंगल ए ओ डी। एंगल ए ओ डी जो है, ये दोनों जो भी है, ये हम लोग का वर्टिकली अपोजिट एंगल का पेयर है। ठीक है, और ये दोनों भी एक दूसरे के बराबर होगा। बात समझ में आ रहा है, ये भी एक दूसरे के बराबर होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स एक दूसरे के बराबर होते हैं। यही थ्योरम में बताया जा रहा है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं आगे के पेज में लीनियर पेयर ऑफ एंगल। अब लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्या है भाई, इफ द नॉन कॉमन आर्म्स बी ए एंड बी सी। अब देखो, मान लो कि यहाँ पे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स में यहाँ पे एक फिगर में बना देता हूँ। ये हो गया ए, ये हो गया ओ, ये हो गया बी, ये हो गया बी। ठीक है, और यहाँ पे एक ऐसे रे है जो कि यहाँ पे सी बना रहा है पॉइंट। तो यहाँ पे एक एंगल हो गया, यहाँ पे एक एंगल हो गया। ठीक है, तो जब ये दोनों एंगल जुड़ के, ये वाला एंगल, ये एंगल और ये एंगल जब जोड़ा जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो इस एंगल को हम लोग नाम दे देते हैं, जैसे कि मान लो कि ये एंगल है हम लोगों का, ये एंगल क्या है हम लोगों का, एंगल ए ओ बी। एंगल ए ओ बी जो है वो 180 डिग्री के बराबर है। बात समझ में आ गया, एंगल ए ओ बी स्ट्रेट लाइन है तो 180 डिग्री के बराबर होगा। हम लोगों ने अभी देखा हुआ था टाइप्स ऑफ एंगल्स में। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंगल ए ओ सी है, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी, ये दोनों जुड़ के भी 180 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, तो हम लोग इसको और इसको इक्वल लिख सकते हैं, एंगल ए ओ बी बराबर एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी। बात समझ में आ रहा है, तो ये हम लोग का हो जाएगा लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर क्यों कहा जाएगा, लीनियर का मतलब स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, तो ये दोनों एंगल्स मिलके ना, ये एंगल और ये एंगल मिलके एक स्ट्रेट लाइन बना दे रहा है। बात समझ में आ गया, लीनियर बना दे रहा है, इसलिए इसको लीनियर पेयर कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे यही बात लिखा हुआ है, ए बी डी और डी बी सी। इस फिगर के हिसाब से हम लोग का नॉन कॉमन आर्म्स क्या क्या हो जाएगा, इस फिगर के हिसाब से हम लोग का नॉन कॉमन आर्म ओ ए हो जाएगा। यहाँ पे बी ए लिखा हुआ है तो ये ओ ए हो जाएगा, ये नॉन कॉमन आर्म हो गया। और एक नॉन कॉमन आर्म क्या हो गया, ओ बी।
ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ओ बी, और हमारे लीनियर पेयर्स क्या हो जाएंगे, हमारे लीनियर पेयर्स हो जाएंगे ए ओ सी और बी ओ सी। यहाँ पे एंगल ए ओ सी हो जाएगा और एंगल बी ओ सी हो जाएगा। बात समझ में आ गया। तो ये दोनों एंगल्स मिलकर हमारे स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, इसलिए इसको लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे वाले पेज में। आगे वाले पेज में दो एक्सियम के बारे में बताया गया है। हम लोगों ने पिछले चैप्टर में बहुत सारे एक्सियम्स के बारे में पढ़ा था, एक्सियम को हम लोगों ने स्टेटमेंट के रूप में प्रूव भी किया था। तो यहाँ पे भी लीनियर पेयर का दो एक्सियम्स दिया हुआ है, एक्सियम 6.1 और एक्सियम 6.2। एक्सियम 6.1 में क्या बोल रहा है कि इफ ए रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन, मान लो कि एक लाइन है, मान लो कि एक लाइन है, एक लाइन के ऊपर में अगर कोई एक रे खड़ा है, स्टैंड कर रहा है, तो देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स, तो यहाँ पे एक दो एडजेसेंट एंगल बन जाएगा ना, यहाँ पे दो एंगल्स बन जाएंगे, ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स कहलाएंगे, अगल बगल में एंगल है ना। तो ये दोनों जो एडजेसेंट एंगल है ना, ये क्या बना रहा है, 180 डिग्री बना रहा है। ये दोनों जब हम लोग जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, तो भाई क्यों 180 डिग्री बन रहा है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी एक लाइन था ना। एक लाइन के ऊपर में अगर कोई एक रे खड़ा है ना, तो रे के वजह से यहाँ पे दो एंगल बन रहा है ना, यहाँ पे रे के वजह से दो एंगल बन रहा है। तो ये दोनों एंगल्स को जब हम लोग जोड़ते हैं ना, तो क्या होता है, ये 180 डिग्री के बराबर होता है। बात समझ में आ गया। तो ये लीनियर पेयर था, ये हम लोगों का दोनों एंगल जो था ये लीनियर पेयर था। क्यों था लीनियर पेयर, क्योंकि जोड़ने के बाद ये 180 डिग्री हो जा रहा था, 180 डिग्री हो जा रहा था। उसी प्रकार से एक्सियम 6.2 में क्या बोल रहा है कि इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री। मान लो कि दो एडजेसेंट एंगल दिया हुआ है, दो एडजेसेंट एंगल दिया हुआ है, ये एंगल, ये दोनों जोड़ने के बाद, ये एक्स और वाई को जोड़ने के बाद अगर 180 डिग्री हो जाता है, देन द नॉन कॉमन आर्म्स, तो यहाँ पे नॉन कॉमन आर्म कौन है, मान लो इसको मार्किंग कर दिया जाए, ए ओ बी और ये सी। तो नॉन कॉमन आर्म क्या है, ओ ए है और ओ बी है, ठीक है, और ये कॉमन आर्म है। तो क्या बोल रहा है, देन द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल। अब देखो ये दोनों एंगल का जो नॉन कॉमन आर्म है ना, ओ ए और ओ बी, वो क्या बना रहा है, वो एक लाइन बना रहा है। बात समझ में आ गया। अगर ये दोनों जो हम लोगों का एंगल एडजेसेंट एंगल बना हुआ है, इसको जब हम लोग जोड़ेंगे तो ये 180 डिग्री के बराबर अगर हो रहा है, तो इसके नॉन कॉमन आर्म्स ये यहाँ पे एक लाइन को क्रिएट कर रहा है, क्योंकि ये 180 डिग्री है ना। तो 180 डिग्री है, तो ये जो ओ ए और ओ बी जो है ना, ये एक लाइन को बना रहा है। बात समझ में आ गया। तो यही हम लोग का एक्सियम 6.2 में बोल रहा है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोगों का कोई पेज नहीं है, इसके बाद हम लोगों का कोई पेज नहीं है। तो ये हम लोग का आखिरी पेज है। एक्सप्लेनेशन पूरा का पूरा, मतलब हम लोगों को दो एक्सरसाइज पढ़ना है, 6.1 और 6.2। तो ये दोनों का एक्सप्लेनेशन, ये वाला जो पेज है हम लोगों का एक्सप्लेनेशन, एक्सरसाइज 6.2 का एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे एक थ्योरम दिया हुआ है 6.6, लाइन्स विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। इसका मतलब क्या हुआ, लाइन्स विच आर पैरेलल, मान लो कि दो लाइन है, ये एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। लाइन्स विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। मान लो कि ये एक लाइन और ये एक लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, और ये दोनों लाइन जो है, ये दोनों लाइन जो है, देखो पहले ये नहीं बताया गया कि ये और ये पैरेलल है, बताया जा रहा है कि कोई दो लाइन है, कोई दो लाइन है। मान लो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है और ये वाला लाइन इस लाइन के पैरेलल है। बात समझ में आ गया। पहले तो इसको बताया गया कि ये वाला लाइन जो है इसके पैरेलल है, और फिर ये लाइन जो है इसके पैरेलल है बताया गया। तो ये दोनों लाइन भी जो हो जाएगा ना, ये L है, मान लो ये M है और ये N है, तो अगर L N के पैरेलल है और M भी N के पैरेलल है, तो L और M एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगा। तो इस थ्योरम का यही मतलब है, लाइन्स विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन। अब देखो ये एक लाइन हो गया, ये एक लाइन हो गया, दोनों सेम लाइन से पैरेलल हो रहा है। ये वाला जो तीसरा लाइन है, ये दोनों तीसरे लाइन से पैरेलल है। ये L भी N का पैरेलल है और M भी N का पैरेलल है, तो L और M पैरेलल हो जाएगा। यही बात यहाँ पे थ्योरम में बताया जा रहा है। और यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है हमारे बुक में। एग्जाम्पल जो दिया हुआ है, एग्जाम्पल में क्या बताया जा रहा है कि इन फिगर इफ यहाँ पे हम लोगों को उसके लिए फिगर बनाना होगा। तो फिगर में क्या दिया हुआ है, फिगर में दिया हुआ है इस तरीके से हम लोगों का फिगर दिया हुआ है। देखो ये हम लोगों का एक लाइन है, ये हम लोगों का एक लाइन है, ठीक है। और यहाँ पे M पॉइंट है, पे कुछ इस तरीके से हम लोगों का फिगर दिया हुआ है। ये वाला लाइन, ये जो PQ लाइन है,
ये पी क्यू लाइन ये आर एस लाइन के पैरेलल है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। और एम एक्स क्यू कहाँ है, ये एम है, ये एक्स है और ये क्यू है, तो ये वाला एंगल जो है ये 135 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। और एम वाई और आर ये 40 डिग्री के बराबर दिया हुआ है। तो ये वाला जो एंगल है ना, इसका मेजर पता करना है, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पे ये जो है ना, ये एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना होगा एम से होते हुए, यहाँ पे एम पॉइंट है ना, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना होगा। तो ये पी क्यू और ये आर एस के तो ऑलरेडी पैरेलल है, तो ये जो ए बी है ना, ये पी क्यू और ये आर एस ये दोनों के पैरेलल होगा, ठीक है। पैरेलल ड्रॉ करना है, ठीक है। तो जब यहाँ से एक लाइन पैरेलल हो जाएगा तो यहाँ पे जो एंगल और यहाँ पे जो एंगल बनेगा ना, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहा जाता है। तो ये 40 डिग्री है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी इक्वल्स होता है, तो ये भी 40 डिग्री हो जाएगा। तो ये एंगल पता करना था, इसका आधा हम लोगों को पता चल चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे ये इसके पैरेलल है, ये और ये लाइन पैरेलल है, तो यहाँ पे जो एंगल है 135 डिग्री और यहाँ पे जो एंगल है ये भी 135 डिग्री हो जाएगा, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा। कोई भी दो पैरेलल लाइन से अगर कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन क्रॉस करता है तो इधर वाला एंगल और इधर वाला एंगल दोनों बराबर होता है, जिसको हम लोग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं, ठीक है। तो ये 135 डिग्री हो गया। अब ये हम लोग का एक स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पे 135 डिग्री है, तो ये एंगल हम लोग पता कर सकते हैं, इस तरीके से हम लोग एंगल पता कर सकते हैं। ये 135 डिग्री है, तो ये एंगल को हम लोग निकाल सकते हैं ना, क्योंकि ये टोटल स्ट्रेट एंगल होता है, तो स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री के बराबर होता है। तो 180 में से ये 135 को जो हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आएगा, 45 डिग्री। बात समझ में आ गया। तो ये एंगल हम लोगों का हो जाएगा 45 डिग्री। हम लोगों को क्या पता करना था, ये एक्स एम और वाई एंगल पता करना था। तो एंगल एक्स एम और वाई कितना हो जाएगा, 40 डिग्री जो कि ये वाला है, और 45 डिग्री ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों को जो हम लोग जोड़ देंगे तो 85 डिग्री के बराबर में इसका आंसर आ जाएगा। तो यही हम लोग का एग्जाम्पल में दिया हुआ था, एग्जाम्पल 4 में। अब हम लोग इसके बाद इसके आगे के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को देखेंगे। लगाते हैं एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चंस की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जा रहा है, इन फिगर में दिया हुआ है ए बी और सी डी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। ये है ए बी, ये है सी डी, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है ओ के ऊपर, ठीक है। ओ ए ओ सी और बी ओ ई, ए ओ सी ये वाला एंगल और बी ओ ई ये वाला एंगल, ये दोनों को जोड़ के 70 डिग्री के बराबर है, ठीक है। और बी ओ डी 40 डिग्री दिया हुआ है। बी ओ डी कौन है, ये वाला एंगल बी ओ डी है। ये एंगल 40 डिग्री के बराबर में दिया हुआ है, ठीक है। 40 डिग्री के बराबर में दिया हुआ है। इसका कलर मैं चेंज कर लेता हूँ। ये 40 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, बी ओ ई फाइंड करना है। बी ओ ई ये वाला एंगल फाइंड करना है और रिफ्लेक्स सी ओ ई, सी ओ ई ये है, तो सी ओ ई का रिफ्लेक्स मतलब इसको छोड़ के बाकी का ये वाला पूरा का पूरा एंगल फाइंड करना है। रिफ्लेक्स सी ओ ई पूछ रहा है, ठीक है। तो बी ओ ई फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करना होगा, पहले जो दिया हुआ है उसको हम लोग लिखते हैं सॉल्यूशन। एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री दिया हुआ है। हम लोग ये जानते हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों एक दूसरे के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ए बी और सी डी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है ओ के ऊपर, और जो एंगल्स एक दूसरे के सामने बनता है उसको वर्टिकली अपोजिट एंगल बोला जाता है। तो एंगल ए ओ सी जो है वो एंगल बी ओ डी के बराबर है, ठीक है, जो कि कितना दिया हुआ है, 40 डिग्री दिया हुआ है गिवन, ठीक है, गिवन भी है और वर्टिकली अपोजिट एंगल भी बन रहा है, ठीक है। तो हम लोग ए ओ सी की जगह पे 40 डिग्री लिख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जब 40 डिग्री लिखेंगे हम लोग और एंगल बी ओ ई यहीं पे रहेगा 70 डिग्री इक्वल टू में है, तो एंगल बी ओ ई हम लोगों को फाइंड हो जाएगा ना, 70 माइनस 40 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा कितना, 30 डिग्री। बी ओ ई हम लोगों को फाइंड करना था, बी ओ ई हम लोग का फाइंड हो चुका है, ठीक है। अब क्या फाइंड करना है, रिफ्लेक्स सी ओ ई। तो रिफ्लेक्स सी ओ ई का रिफ्लेक्स फाइंड करने के लिए सी ओ ई फाइंड करना होगा। तो हम लोगों का ये फाइंड हो चुका है, ये कितना फाइंड हुआ है, बी ओ ई 30 डिग्री, ठीक है। ये वाला था 40 डिग्री और ये वाला हम लोगों को फाइंड करना है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा एक लाइन है, तो लाइन जो होता है वो 180 डिग्री की स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। तो हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं, एंगल ए ओ बी जो है वो क्या क्या एंगल मिलके बनेगा, एंगल ए ओ बी, ये एंगल और ये एंगल तीनों का नाम लिख लेते हैं, ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई, ठीक है।
ये तीनों को जोड़ के बनेगा। और ये एंगल ए ओ बी कितने के बराबर है, 180 डिग्री के बराबर है, ठीक है। तो हम लोगों का ये जो ए ओ सी था, ये ए ओ सी ये कितना आया हुआ है 40 डिग्री। ये सी ओ ई हम लोगों को फाइंड करना है, और बी ओ ई हम लोगों का कितना आया हुआ है 30 डिग्री, ठीक है, 180 के बराबर होगा। अब जब हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये 40 और ये 30 70 हो जाएगा, और ये 40 30 70 होके इधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो एंगल सी ओ ई हम लोग का कितना फाइंड हो जाएगा 180 माइनस 70 कितना आ जाएगा 110 डिग्री, ठीक है। तो ये जो हम लोग का 110 डिग्री आ चुका है। अब हम लोगों को सी ओ ई का रिफ्लेक्स फाइंड करना है। तो फुल एंगल जो होता है हम लोग का 360 डिग्री, 360 डिग्री में से हम लोग 110 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आंसर आएगा, रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई का आंसर आ जाएगा। तो रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई का आंसर को फाइंड करने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, तो 360 डिग्री में से हम लोग एंगल सी ओ ई को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 360 में से 110 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा तो कितना आएगा 0, 6 में से 1 जाएगा 5 और 3 में से 1 जाएगा 2, 250 डिग्री हम लोगों का रिफ्लेक्स सी ओ ई फाइंड हो जाएगा। तो ये हम लोग का हो जाएगा आंसर, और एक ये वाला हम लोग का आंसर, ठीक है। अब हम लोग आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फिगर 6.14, ये फिगर बुक में फिगर 6.14 है ये, ठीक है। लाइन एक्स वाई, ये है लाइन एक्स वाई, और लाइन एम एन, ये है एम एन, एक्स वाई और एम एन ओ के ऊपर क्रॉस कर रहा है, ठीक है, इंटरसेक्ट कर रहा है। क्या दिया हुआ है, इफ पी ओ वाई जो है ये 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है 90 डिग्री है, तो ए बी का रेशियो दिया हुआ है 2:3, फाइंड करना है सी हम लोगों को, ठीक है। तो सी हम लोगों का ये है, ठीक है। ए बी का हम लोगों का रेशियो दिया हुआ है 2:3, तो ये पी ओ वाई एंगल जो है, सॉल्यूशन एंगल पी ओ वाई जो है वो पी ओ एक्स के बराबर होगा ना, क्योंकि ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, एंगल पी ओ एक्स के बराबर होगा जो 90 डिग्री है, ठीक है, गिवन है, ठीक है बात। अब ए और बी को जोड़ेंगे तब जाके पी ओ एक्स होगा ना, ए और बी को जोड़ेंगे तो पी ओ एक्स के बराबर होगा। तो ए प्लस बी जो है वो एंगल पी ओ एक्स के बराबर होगा जो कि 90 डिग्री है ना। तो ए बी का रेशियो दिया हुआ है 2:3, तो लेट ए बी 2x और बी 3x, ए को 2x और बी को 3x मान लेंगे। तो जब a प्लस बी करेंगे हम लोग, a को 2x माना गया है तो a के जगह पे 2x हो जाएगा और b के जगह पे 3x हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना के बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है। अब हम लोगों को क्या करना होगा, ऐड करेंगे, 5x हो जाएगा, ये 90 डिग्री होगा, x इक्वल टू 90 डिवाइड बाई 5, ये कितना आ जाएगा हम लोगों का 1 और 8, 18 आ जा रहा है x का वैल्यू। तो a को फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई में x है तो x का वैल्यू 18 आया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा 36 डिग्री। और b कितना आ जाएगा हम लोगों का 3 मल्टीप्लाई में 18 कितना हो जाएगा 54 डिग्री, ठीक है। तो हम लोग का b आ जाएगा 54 डिग्री, a आ जाएगा 36 डिग्री। हम लोग को फाइंड क्या करना था, ए और बी तो फाइंड हो चुका है, सी फाइंड करना है, हम लोग को सी फाइंड करना है, ठीक है। तो ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि ये एम एन लाइन जो है ये एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन है तो जब एंगल बी और एंगल सी को जोड़ेंगे तो ये 180 डिग्री के बराबर होगा ना, 180 डिग्री के बराबर होगा। तो एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री होगा। तो एंगल बी हम लोग का कितना फाइंड आया है, 54 फाइंड हुआ है, और एंगल सी यहीं रह जाएगा, 180 डिग्री यहाँ पे हो जाएगा। एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री। एंगल सी जो है 180 में से 54 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 10 में से 4 जाएगा 6, ठीक है। और फिर उसके बाद 7 में से 5 जाएगा 2 और ये 1 रह जाएगा। तो एंगल सी कितना आ रहा है 126 डिग्री। तो एंगल सी का आंसर ये हो जाएगा हम लोगों का, ठीक है, 126 डिग्री। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिगर 6.15 है, ये 6.15 ये फिगर है। अब ये फिगर में क्या दिया हुआ है, पी क्यू आर ये वाला एंगल और पी आर क्यू ये वाला एंगल, पी आर क्यू ये एंगल हो गया, ठीक है। प्रूफ करना है कि पी क्यू एस ये वाला एंगल और पी आर टी ये वाला एंगल ये दोनों बराबर है, ये प्रूफ करना है हम लोग को, ठीक है। तो कैसे प्रूफ होगा,
तो हम लोग आते हैं यहाँ पे लिखते हैं कि सॉल्यूशन में कि एंगल, ये जो एस टी है ये हम लोग का स्ट्रेट लाइन है ना, एस टी इज ए स्ट्रेट लाइन, एस टी इज ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है बात। अच्छा, तो हम लोगों का जो एंगल ये है पी क्यू एस प्लस पी क्यू एस और प्लस पी क्यू टी, पी क्यू आर भी लिख सकते हैं उसको, पी क्यू आर कितना हो जाएगा 180 डिग्री होगा ना, क्योंकि एस टी हम लोग का, एस टी जो है ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये एंगल और ये एंगल जोड़ के 180 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। लीनियर पेयर बना रहा है, लीनियर पेयर 180 डिग्री के बराबर होता है। उसी टाइप से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये भी दोनों तो लीनियर पेयर है ना, तो लिख देंगे हम लोग पी आर क्यू प्लस पी आर टी, ये भी 180 डिग्री के बराबर होगा, और ये भी हम लोगों का जो है लीनियर पेयर है, ठीक है, लीनियर पेयर है। अब ये और ये दोनों 180 डिग्री के बराबर है, तो ये और ये दोनों बराबर होगा ना, पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर इक्वल टू पी आर क्यू प्लस पी आर टी, ये दोनों बराबर होगा ना, क्योंकि ये दोनों 180 डिग्री के बराबर था, ठीक है बात। यहाँ पे लिख सकते हैं 180 डिग्री के बराबर है दोनों, ठीक है। अच्छा, हम लोगों को क्या पता है, हम लोगों को ये पता है कि ये जो पी क्यू आर है, ये पी क्यू आर है ये वाला एंगल, और ये वाला एंगल, ये दोनों बराबर है, ठीक है। तो एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू गिवन है ना। तो यहाँ पे पी क्यू आर है और यहाँ पे पी आर क्यू है, ये दोनों बराबर है, तो पी आर क्यू यहाँ पे हम लोग पी क्यू आर लिख सकते हैं ना, क्योंकि पी क्यू आर पी आर क्यू के बराबर, तो पी आर क्यू की यहाँ पे पी क्यू आर लिख सकते हैं हम लोग, तो एंगल पी आर क्यू की यहाँ पे पी क्यू आर लिख देंगे, यहाँ पे पी आर टी ऑलरेडी है, और लेफ्ट हैंड साइड में जो था वो लिख देंगे पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर, ठीक है। तो पी क्यू आर और पी क्यू आर कैंसिल हो जाएगा ना, क्या बचेगा, एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी। हम लोग को क्या फाइंड करना था, यही फाइंड करना था, पी क्यू एस जो है पी आर टी के बराबर है, तो ये हम लोग का प्रूफ हो चुका है, यहाँ पे लिख देंगे लास्ट में हेंस प्रूव्ड, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिए हुए है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है फिगर 6.16 है, ये फिगर 6.16 है। फिगर 6.16 में है एक्स प्लस वाई, ये है एक्स ये है वाई, बराबर है वाई प्लस जेड के, सॉरी डब्ल्यू प्लस जेड के, ये है डब्ल्यू ये है जेड, ठीक है, डब्ल्यू और जेड बराबर है। प्रूफ करना है कि ए ओ बी एक लाइन है, ये जो ए ओ बी है, ये ए ओ बी ये एक लाइन है, ये प्रूफ करना है हम लोगों को, ठीक है। इसको प्रूफ करना है कि ए ओ बी एक लाइन है। कैसे होगा ये काम, तो ये लाइन अगर है तो ये 180 डिग्री के बराबर होगा ना। अगर ये एक लाइन है तो हम लोगों का, देखो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, प्रूविंग ए ओ बी इज ए स्ट्रेट लाइन, हम लोग को ये प्रूफ करना है कि ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है। अगर ये ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है तो x प्लस वाई, ये x और ये y दोनों एंगल जुड़ के क्या बन जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा ना, लीनियर पेयर हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा, ठीक है, दैट इज। तो हम लोगों को ये पता है कि ये चारों एंगल को जोड़ेंगे तो कितना डिग्री के बराबर होगा, 360 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि वो फुल एंगल बन जाएगा, x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड क्या हो जाएगा, 360 डिग्री के बराबर, ठीक है बात। अच्छा, हम लोगों को ये पता है कि y प्लस जेड और w प्लस जेड बराबर है ना, तो w प्लस जेड के जगह पे हम लोग x प्लस वाई लिख सकते हैं ना, x प्लस वाई यहाँ पे है, w प्लस जेड के जगह पे भी हम लोग x प्लस वाई लिख देते हैं, x प्लस वाई, और यहाँ पे x प्लस वाई ऑलरेडी है, ठीक है, 360 डिग्री। ये दो ठो x प्लस वाई नजर आ रहा है तो हम लोग 2x प्लस वाई लिख सकते हैं ना, और ये 2 को इधर लेके आएंगे, डिवाइड हो जाएगा, 360 डिग्री बाई 2 कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। हम लोगों को ए ओ बी स्ट्रेट लाइन दिखाना था, और अगर ए ओ बी स्ट्रेट लाइन है तो ये एंगल मिलके 180 डिग्री हो जाएगा, तो ये हम लोगों का एक्स प्लस वाई 180 डिग्री के बराबर हो चुका है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे लास्ट में हेंस प्रूव्ड। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है इन फिगर 6.17, ये फिगर 6.17 है, ठीक है। रे ओ आर एक रे है, ये वाला रे है ना। रे ओ आर इज परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू, ये पी क्यू लाइन है और ये ओ आर रे जो है इसके ऊपर परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री बना रहा है। ओ एस इज अनदर रे, ये ओ एस जो है ये एक रे है, दूसरा रे है, लाइंग बिटवीन रेज ओ पी एंड ओ आर और ओ पी, ये दोनों रे के बीच में है ये ओ एस, है ना, ठीक है। प्रूफ क्या करना है, आर ओ एस जो है वो पी ओ एस माइनस क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस का आधा है, ठीक है। आर ओ एस जो है इसको हम लोगों को प्रूफ करना है। तो किस तरीके से प्रूफ होगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि एंगल आर ओ पी इक्वल टू एंगल आर ओ क्यू 90 डिग्री के बराबर है। कैसे, आर ओ पी आर ओ क्यू, ये दोनों, ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा ना, ठीक है, ये तो क्लियर है। अब हम लोगों को पता है कि आर ओ पी और आर ओ क्यू बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है, तो हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं आर ओ पी को, ये जो आर ओ पी है ये आर ओ पी, इसको कैसे लिख सकते हैं, पी ओ एस प्लस एस ओ आर लिख सकते हैं। तो इसके जगह पे हम लोग लिख देंगे पी ओ एस प्लस एस ओ आर या आर ओ एस, ठीक है, आर ओ एस, ठीक है बात। अब ये आर ओ क्यू, ये वाला जो एंगल है, इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये एस ओ क्यू में से अगर एस ओ आर को घटा देते हैं तो क्या बचेगा, आर ओ क्यू बचेगा ना। तो आर ओ क्यू की जगह पे हम लोग लिख देंगे एस ओ क्यू माइनस एस ओ आर या आर ओ एस, क्या बचेगा, ये वाला एंगल बचेगा। यहाँ पूरा एंगल है यहाँ से यहाँ तक, इसमें से ये वाला को घटा देंगे तो यही बचेगा ना, आर ओ क्यू यही है, ठीक है। तो इसके यहाँ पे हम लोग ये लिख देते हैं। अब हम लोगों को क्या करना है, ये पी ओ एस को इधर लेके आना है, आर ओ एस को इधर लेके आना है, ठीक है। तो ये आर ओ एस माइनस में था तो इधर आके प्लस हो जाएगा आर ओ एस, यहाँ पे आर ओ एस एक और है, यहाँ पे एस ओ आर था ही, ठीक है। अब इसको यहाँ लेके आना है, तो प्लस में था तो इधर आके क्या हो जाएगा, पी ओ एस माइनस हो जाएगा। अच्छा, ये आर ओ एस टू आर ओ एस हो जाएगा, ये एस ओ आर ऑलरेडी है, ये पी ओ एस है, सॉरी ये एस ओ क्यू है, एस ओ आर नहीं है, एस ओ क्यू, ठीक है। अब ये जो 2 है मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड हो जाएगा ना, तो आर ओ एस इक्वल टू, इधर लाएंगे तो 1/2 लिख सकते हैं इसको ना, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में था, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। और ये हम लोगों का क्या है, एस ओ क्यू माइनस पी ओ एस। हम लोगों को क्या प्रूफ करना था, आर ओ एस इक्वल टू हाफ क्यू ओ एस, ये एस ओ क्यू लिखा गया है, एस ओ क्यू या क्यू ओ एस कुछ भी लिख सकते हैं, और पी ओ एस हेंस प्रूव्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू 64 डिग्री एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट पी। तो पहले तो हम लोग एक एक्स वाई लाइन बनाना होगा, एक्स वाई, ठीक है, और फिर उसके बाद एक्स वाई को पी तक प्रोड्यूस करेंगे, ये एक्स वाई हो गया और ये पी तक प्रोड्यूस कर दिया गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि एक्स वाई जेड जो है वो 64 डिग्री है, एक्स वाई और जेड 64 डिग्री हम लोगों को बनाना होगा, 64 डिग्री का एक्स वाई जेड हो जाएगा ये, ठीक है। तो क्यों ये इस तरीके से रे मैंने बनाया, क्योंकि ये 64 डिग्री था, एक्यूट एंगल जो होता है वो 90 डिग्री से कम होता है, इसलिए रे कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन, तो हम लोगों ने तो फिगर बना लिया है। अब क्या कह रहा है कि इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट्स जेड वाई पी कौन सा है, जेड वाई पी, ये एंगल है। क्या कह रहा है कि वाई क्यू एक रे है, वाई से लेके क्यू तक एक रे है वाई क्यू, ये क्या कर रहा है, इस जेड वाई पी एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, मतलब ये एक्स है तो ये भी एक्स हो जाएगा। पास समझ में आया। फाइंड क्या करना है हम लोगों को, एक्स वाई और क्यू, ये एंगल हम लोगों को फाइंड करना है। तो उसके लिए हम लोगों को 64 तो दिया हुआ है, एक्स हम लोगों का फाइंड हो जाएगा, तो एक्स में 64 को ऐड कर देंगे तो हम लोग का एक्स वाई क्यू फाइंड हो जाएगा। और क्या फाइंड करना है, क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स,
क्यू वाई पी, तो क्यू वाई पी जो है, जो एक्स है, ये एक्स फाइंड हो जाएगा हम लोगों का। तो इसका रिफ्लेक्स फाइंड करना है, तो इसका रिफ्लेक्स क्या हो जाएगा, ये एक्स जो है यहाँ से यहाँ तक है ना, तो इसका रिफ्लेक्स हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। बात समझ में आया? तो फाइंड करते हैं हम लोग। तो ये एक्स वाई और पी जो है हम लोगों को, एक्स वाई एक्स पी जो है ये एक स्ट्रेट लाइन है, एक्स पी इज ए स्ट्रेट लाइन, एक्स पी इज ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन अगर होता है तो ये एंगल पूरा 180 डिग्री हो जाएगा ना, ठीक है। तो एक्स वाई पी, एंगल एक्स वाई पी जो है वो 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। फिर उसके बाद ये एंगल और ये एंगल, ये तीनों को जोड़ के लिख सकते हैं। ये एंगल क्या है 64, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड जो है, एक्स वाई जेड प्लस एंगल, ये वाला जो एंगल है ये क्या है, जेड वाई क्यू, जेड वाई क्यू प्लस एंगल, ये वाला एंगल क्या है, क्यू वाई पी, क्यू वाई पी कितने के बराबर है, 180 डिग्री के बराबर है। इसको x माना गया है, इसको भी x माना गया है, और ये 64 गिवन है, ये 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ये x 2x हो जाएगा और ये 180 डिग्री हो जाएगा, और ये 64 इधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा आके। तो 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 116 आएगा। जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 में से 4 जाएगा 6, 7 में से 6 जाएगा 1 और 1, x का वैल्यू आ जाएगा कितना, 5 और 8, 58 आ जाएगा। ये डिग्री नहीं लिख सकते हम लोग, ये 58 x का वैल्यू आ रहा है, ठीक है। तो ये हम लोगों का x जो है, एंगल जेड वाई क्यू जो है, क्या फाइंड करना था हम लोगों को, जेड वाई क्यू जो है वो 58 डिग्री हो जाएगा। तो जब हम लोग जेड वाई क्यू में एक्स वाई जेड को ऐड करेंगे, एक्स वाई जेड में जेड वाई क्यू को ऐड करेंगे, तो हम लोग का एंगल क्या आएगा, हम लोग का एंगल आएगा एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू, ठीक है। एक्स वाई क्यू हम लोग को फाइंड करना था। तो एक्स वाई जेड दिया हुआ है 64 डिग्री, जेड वाई क्यू कितना है हम लोगों का 58 डिग्री। ये दोनों ऐड कर देंगे तो हम लोगों का एक्स वाई क्यू का आंसर आ जाएगा 58 डिग्री, ठीक है। तो 8 और 4 12 और 6 5 11 और 1 12, 122 डिग्री इसका आंसर आ रहा है एक्स वाई क्यू का। फाइंड करना है रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी। तो क्यू वाई पी भी तो हम लोग का फाइंड हो चुका है ना, एंगल क्यू वाई पी जो है वो कितना फाइंड हुआ है, एक्स था ना, एक्स था, तो इसका वैल्यू कितना आया हुआ है 58 डिग्री, 58 डिग्री आया हुआ है, ठीक है। तो क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स फाइंड करना है, तो रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी जो है, रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी जो है वो 360 डिग्री माइनस क्यू वाई पी हो जाएगा। तो 360 में से हम लोग क्यू वाई पी को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो क्यू वाई पी कितना है 58 डिग्री हम लोगों का, तो 58 घटाया जाएगा 360 में से, तो इसका आंसर आएगा 302 डिग्री। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा और ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 6.2 पे। एक्सरसाइज 6.2 में क्या दिए हुए है, ये फिगर दिया हुआ है, ये फिगर है 6.23, ठीक है। 6.23 फिगर दिया हुआ है, यहाँ पे ए बी सी डी के पैरेलल है, ये है ए बी, ये है सी डी पैरेलल है, और सी डी ई एफ के पैरेलल है, ये सी डी ई एफ के पैरेलल, मतलब ये तीनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। ये ए बी सी डी के पैरेलल है और सी डी ई एफ के पैरेलल है, तो ए बी ई एफ ये दोनों भी पैरेलल हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो हम लोगों को क्या फाइंड करना है, हम लोगों को फाइंड करना है एक्स फाइंड करना है हम लोगों को, ठीक है। और y और z का रेशियो दिया हुआ है 3:7, ठीक है। तो अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएगा ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये z है तो ये भी z हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बराबर हो जाएगा, x और z भी बराबर हो जाएगा। क्यों? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के कारण, ठीक है। अच्छा, नॉर्मली देखा जाए तो ये लाइन और ये लाइन हम लोग का पैरेलल हुआ। क्यों पैरेलल हुआ? क्योंकि ए बी सी डी के पैरेलल है और सी डी ई एफ के पैरेलल है, तो हम लोगों का ए बी ई एफ के पैरेलल हो जाएगा ना। ए बी सी डी के पैरेलल है और ई एफ भी सी डी के पैरेलल है, तो ए बी ई एफ भी पैरेलल हो जाएगा, ठीक है बात। तो अगर ये लाइन पैरेलल है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अपने आप बराबर हो जाएगा।
क्यों? अल्टरनेट एंगल के बराबर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के कारण। ठीक है, तो हम लोग ऐसे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल करके एक एक्स को फाइंड नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, हम लोग को क्या गिवन है कि ये सी डी पैरेलल है ई एफ के, इसलिए ये हम लोग का एंगल सी, इसको हम लोग मार्किंग कर लेते हैं। फिगर में क्या दिया हुआ है, इसका फिगर में इसका मार्किंग दिया हुआ है, ये है ओ। ठीक है, तो इस एंगल को सी ओ यहाँ पे हम लोग मार्किंग कर लेते हैं, मान लो ये एस और ये टी। ठीक है, तो सी ओ एस, एंगल सी ओ एस जो है वो बराबर हो जाएगा एंगल ओ एस एफ के। ओ एस एफ के बराबर हो जाएगा, क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के कारण बराबर हो जाएगा। तो ये हम लोगों का क्या है, ओ एस एफ जो है ये जेड दिया हुआ है, तो ये भी जेड हो जाएगा। ठीक है बात। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि वाई और जेड जो है 3:7 के रेशियो में है। अब ये दिखाई दे रहा है हम लोगों को टी ओ एस जो लाइन है, टी ओ एंगल टी ओ एस जो है ये हम लोगों का स्ट्रेट एंगल है, 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। स्ट्रेट एंगल है तो 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा तो y और z को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री के बराबर होगा ना। ठीक है, y प्लस जेड 180 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, y और z का रेशियो दिया हुआ है 3:7, तो हम लोग y को लेट कर लेंगे y b 3x, क्योंकि 3 का रेशियो दिया हुआ है, और z को मान लेंगे 7x। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग बढ़ते हैं, तो y 3x है और z 7x है, तो 3x प्लस 7x इक्वल टू 180 डिग्री। ये 10x इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18। ठीक है, x हम लोगों का हो जाएगा 18। हम लोगों को क्या फाइंड करना था, यहाँ पे हम लोगों ने x माना हुआ है। अब ये जो एंगल भी हम लोगों का x है, तो यहाँ पे हम लोग x नहीं मान सकते हैं, कोई और हम लोगों को वेरिएबल लेना होगा। हम लोग मान के चलो इसको k मान लेते हैं, k। ठीक है, इसको k मान लिया जाए, तो k का वैल्यू हम लोग का 18 आ रहा है, क्योंकि x लिखा गया है तो ये नहीं था कि ये x जो आया था वो ये x एंगल था, नहीं। तो ये जो वेरिएबल था ना, इसको इसलिए हम लोगों ने चेंज किया अभी, तो k जो है 18 आ रहा है। ठीक है, तो हम लोगों का z जो है वो x के बराबर हो जाएगा ना कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के कारण। तो हम लोगों को z का वैल्यू फाइंड करना होगा ना। z का वैल्यू क्या है, 7x है, तो 7 को ये 18 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि हम लोगों का 18 जो था ये k का वैल्यू था, ये k माना गया था, इसको भी k माना गया था, 3k 7k। ठीक है, तो z का वैल्यू जो है 7 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 7 जा 56, और 7 7 और 5 12, 126 डिग्री आ जाएगा z का वैल्यू। अच्छा, अब हम लोगों को क्या दिखाना होगा कि AB और CD पैरेलल है, AB और CD पैरेलल है, तो हम लोग का एंगल Z एंगल X के बराबर हो जाएगा, एंगल Z एंगल X के बराबर हो जाएगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के कारण, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के कारण। ठीक है, इसलिए Z 126 था ना, तो X भी हम लोग का 126 हो जाएगा। यही हम लोग का हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इन फिगर 6.24 ये फिगर है, एंगल फिगर 6.24 ये है। अब क्या दिया हुआ है, ए बी सी डी के पैरेलल है, ये ए बी है, ये सी डी है, दोनों पैरेलल है एक दूसरे के। ठीक है, और एंगल जी ई डी, जी ई और डी, ये एंगल जो है ये 126 डिग्री दिया हुआ है, ये एंगल 126 डिग्री है, 126 डिग्री है। और ये वाला एंगल 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है ई एफ सी डी के परपेंडिकुलर है, ये ई एफ जो है ये सी डी के परपेंडिकुलर, तो 90 डिग्री हो जाएगा। अगर ये 126 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, तो 126 में से ये 90 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाला एंगल पता चल जाएगा ना। बात समझ में आ रहा है। हम लोग को फाइंड क्या करना है, ए जी ई एंगल फाइंड करना है, ए जी ई ये एंगल फाइंड करना है। ठीक है बात, जी ई एफ फाइंड करना है। जी ई एफ कौन सा है, जी ई एफ ये वाला है जो हम लोगों ने अभी जस्ट डिस्कशन किया। और एफ जी ई ये वाला एंगल फाइंड करना है। ये 3 एंगल्स फाइंड करने हैं हम लोगों को। तो सबसे पहले हम लोग ये वाला फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये वाला एंगल जो है
हाँ, उससे पहले ये वाला फाइंड हो जाएगा बहुत आसानी से, क्योंकि ये एंगल जितना है उतना ही ये भी हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल है। क्या पैरेलल है हम लोगों का? ए बी सी डी के पैरेलल है। तो एंगल ए जी ई जो है वो बराबर हो जाएगा एंगल जी ई डी के बराबर हो जाएगा, जो कि 126 डिग्री दिया हुआ है। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा, ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे ये दोनों, इसलिए 126 डिग्री। तो एक तो हम लोग का फाइंड हो गया ए जी। अच्छा, जी ई एफ हम लोग को फाइंड करना है, तो जी ई एफ ये वाला एंगल है, तो 126 डिग्री ये टोटल है। 126 डिग्री में से 90 डिग्री घटा देंगे तो जी ई एफ फाइंड हो जाएगा। तो एंगल जी ई एफ जो है वो एंगल जी ई डी में से घटा दिया जाएगा एंगल एफ ई डी को, तो हम लोगों का जी एफ फाइंड हो जाएगा। तो जी ई डी कितना दिया हुआ है? 126 डिग्री, और एफ ई डी 90 है, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? 6 और 12 में से 9 36। ठीक है, तो 6 12 में से 9 जाएगा, 10 11 12 36 डिग्री हो जाएगा हम लोग का जी ई एफ। ठीक है, जी ई एफ हम लोग का फाइंड हो गया। अच्छा, जी ई एफ फाइंड हो गया, ये भी फाइंड हो गया। हम लोग को और क्या फाइंड करना है? एफ जी ई ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो आप सभी को यहाँ पे क्लियर मैं फिगर बना देता हूँ। यहाँ पे कुछ इस तरीके का है, ये जो है हम लोग का 36 डिग्री फाइंड हो चुका है, ये हम लोग को फाइंड करना है। अच्छा, तो ये एक ट्रायंगल है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? ये परपेंडिकुलर था तो ये भी एंगल 90 डिग्री हो जाएगा ना, ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये एक ट्रायंगल है, जी एफ और ई ट्रायंगल है। तो यहाँ पे हम लोग को ये एंगल फाइंड कर सकते हैं आसानी से। ये तीनों एंगल जोड़ के 180 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि ट्रायंगल है। इन ट्रायंगल यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल जी ई एफ। ठीक है, ये एंगल कितना है? एफ जी ई, एंगल एफ जी ई प्लस एंगल जी एफ ई, प्लस एंगल जी एफ, ये जी एफ ई है और ये जी ई एफ है। ठीक है, ये जी ई एफ है, ये तीनों 180 डिग्री के बराबर होगा। तो एफ जी ई कितना है? एफ जी ई तो हम लोग को फाइंड करना है। जी एफ ई कितना है? जी एफ ई 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। और जी ई एफ कितना है? जी ई एफ हम लोग का 36 डिग्री फाइंड हो चुका है। ठीक है बात। अच्छा, और एफ जी ई तो हम लोग को फाइंड ही करना है, ये ऐड हो जाएगा यहाँ पे। तो ये 90 और 36 कितना हो जाएगा हम लोगों का? 90 और 36 हम लोग जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों का 126। ठीक है, 126 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का एंगल एफ जी ई जो है वो 180 में से 126 घटाया जाएगा तो कितना आएगा? 10 में 6 जाएगा तो 4। ठीक है, और ये 7 बन जाएगा, 7 में से 2 जाएगा तो 5। ठीक है, और 1 में से 1 0। तो हम लोग का एफ जी एंगल जो है वो 54 आ रहा है, ये वाला एंगल 54 आ रहा है, ये हम लोग का हो जाएगा आंसर। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? फिगर 6.25 है ये। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है पी क्यू एस टी के पैरेलल है। ये पी क्यू ये एस टी के पैरेलल है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम लोगों को यहाँ पे लाइन ड्रॉ करना होगा। एक सेकेंड, यहाँ पे हम लोग को एक लाइन ड्रॉ करना होगा इसके पैरेलल। ठीक है, क्या फाइंड करना है हम लोग को? पी क्यू आर 110 दिया हुआ है, पी क्यू आर 110 दिया हुआ है, ये वाला एंगल। आर एस टी ये एंगल 130 डिग्री दिया हुआ है, ये 110 ये 130। क्या फाइंड करना है? क्यू आर एस ये एंगल हम लोगों को फाइंड करना है। ठीक है, कैसे फाइंड होगा? तो ये लाइन के पैरेलल हम लोगों ने बनाया हुआ है, एस टी के पैरेलल। ये मान के चलो ये ए बी लाइन है, एस टी पैरेलल टू ए बी। ये अगर इसके पैरेलल होगा तो ये वाला एंगल और ये वाला पूरा का पूरा एंगल एस आर ए, कौन सा एंगल? ये टी एस आर या आर एस टी, एंगल आर एस टी। ये आर एस टी जो एंगल है ये वाला एंगल के बराबर हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एस आर ए या ए आर एस बोल सकते हैं, ए आर एस इसके बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के कारण, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है, पैरेलल होता है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 130 डिग्री हो जाएगा, 130 डिग्री।
130 डिग्री हो गया। अच्छा, ये तो फाइंड हो गया हम लोग का कि ये 130 डिग्री है। हम लोग को ये फाइंड करना है सिर्फ इतना, तो इतना पूरा 130 डिग्री है, इतना में से पूरा में से ये वाला एंगल अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा तो ये वाला हो जाएगा ना फाइंड। तो उसके लिए क्या करना होगा हम लोगों को, ये एंगल जो है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों जोड़ के कितना होता है, ये दोनों एंगल जोड़ के हो जाता है हम लोगों का 180 डिग्री के बराबर। ठीक है, ये लाइन अगर ये लाइन के पैरेलल होगा, पी क्यू अगर पैरेलल होगा ए आर के, तो एंगल पी क्यू आर बराबर होगा, ये एंगल ये 110 जो है, ये बराबर नहीं होगा, सॉरी, ये दोनों, ये एंगल को और ये एंगल को क्यू आर ए को जब जोड़ेंगे तो ये 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो पी क्यू आर कितना दिया हुआ है, 110 डिग्री। क्यू आर ए, ये वाला एंगल क्यू आर ए, ये फाइंड हो जाएगा हम लोगों का यहाँ से, क्यू आर ए इक्वल टू 180 डिग्री है, तो क्यू आर ए 180 में से 110 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 70 डिग्री आएगा। बात समझ में आ रहा है? तो ये 70 फाइंड हो चुका है। ये टोटल 130 था, 130 में से 70 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये फाइंड हो जाएगा ना। ठीक है, तो ये टोटल एंगल क्या है, ए आर एस, एंगल ए आर एस इक्वल टू एंगल ए आर क्यू, एंगल ए आर क्यू प्लस एंगल क्यू आर एस, क्यू आर एस। ए आर क्यू, यहाँ पे क्यू आर ए लिखा हुआ है तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्यू आर ए भी लिख सकते हैं। तो एंगल ए आर क्यू जो है, ए आर क्यू जो है वो 70 आया हुआ है, सॉरी, ए आर एस जो है ये 130 है, ए आर एस 130 के बराबर है ये टोटल, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा था। और ए आर क्यू कितना पॉइंट हुआ, ए आर क्यू हम लोग का पॉइंट हुआ 70 डिग्री। तो क्यू आर एस हम लोग आसानी से फाइंड कर सकते हैं, एंगल क्यू आर एस हो जाएगा 130 में से ये 70 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा हम लोगों का, एंगल क्यू आर एस हो जाएगा हम लोग का 60 डिग्री। ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। बात समझ में आ रहा है? अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है फिगर 6.26, ये फिगर है। अच्छा, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए बी सी डी के पैरेलल है, ये ए बी ये सी डी के पैरेलल है, और ए पी क्यू 50 डिग्री दिया हुआ है, ए पी क्यू ये एंगल 50 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, ये पी आर डी 127 डिग्री दिया हुआ है। हम लोगों को एक्स और वाई फाइंड करना है, ये एक्स है, ये वाई है, फाइंड करना है। ठीक है बात। अच्छा, अगर ए बी सी डी के पैरेलल है तो ये एंगल और ये पूरा एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा। ए बी अगर सी डी के पैरेलल है तो ये एंगल ए पी आर, एंगल ए पी आर जो है बराबर हो जाएगा पी आर डी के, पी आर डी के पैरेलल हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के कारण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के कारण ये बराबर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये 127 डिग्री के बराबर। ठीक है, तो ए पी आर को क्या लिख सकते हैं, ए पी क्यू, ए पी आर को ए पी क्यू प्लस क्यू पी आर। ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा 127 डिग्री। क्यू पी आर हम लोग का क्या है, क्यू पी आर वाई है ना, वाई है, और ए पी क्यू कितना है हम लोगों का, ए पी क्यू 50 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, और ये 127 डिग्री, तो y का वैल्यू 127 माइनस 50 करेंगे तो कितना आएगा, 120 में से 50 घटेगा तो ये 7 में से 0, 7 में से 0 7, और 12 में से 5 घटेगा तो 7। y का वैल्यू आएगा हम लोगों का 77। ठीक है, y का वैल्यू 77 है। अच्छा, ये फाइंड हो गया। ठीक है, हम लोग को ये फाइंड करना है, तो ये फाइंड करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, ये एंगल और ये एंगल जुड़ के 180 डिग्री होगा ना। ठीक है, तो हम लोगों का एंगल, ये वाला एंगल को क्या बोलेंगे, क्यू आर पी, एंगल क्यू आर पी, और ये एंगल क्या है, पी आर डी, ये दोनों जुड़ के 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो क्यू आर पी तो हम लोगों का फाइंड करना है, क्यू आर पी
प्लस पी आर डी कितना दिया हुआ है, पी आर डी 127 डिग्री दिया हुआ है, तो क्यू आर पी जो है वो 180 में से 127 घटाएंगे तो क्यू आर पी फाइंड हो जाएगा। क्यू आर पी फाइंड हो जाएगा, 10 में से 7 जाएगा तो 3, ठीक है, 10 में से 7 जाएगा तो 3, और ये 7 बन जाएगा, 7 में से 2 जाएगा तो 5, तो ये कितना आया 53। वाई कितना आया है 77। ये एक ट्रायंगल हम लोगों को दिखाई दे रहा है, तो इनमें से 2 एंगल पता चल गया, तो तीसरा एंगल फाइंड कर सकते हैं हम लोग ना बहुत आसानी से, ठीक है, तो उसको फाइंड करते हैं हम लोग। इन ट्रायंगल क्यू पी आर, या तो पी क्यू आर भी बोल सकते हैं, इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल इसको क्यू आर पी बोलो, क्यू आर पी कितना होगा 180 डिग्री के बराबर होगा, तो x कितना y कितना है हम लोगों का 77 डिग्री, क्यू आर पी कितना आया हुआ है 53 डिग्री, तो एंगल x जो है हम लोग को फाइंड हो जाएगा। ये दोनों जोड़ेंगे तो कितना होगा 7 और 3 हो जाएगा 10, और 7 5 हो जाएगा 12, 7 5 12 और 1 13। x का वैल्यू 180 माइनस 130 कितना हो जाएगा 50 डिग्री, ठीक है, ये दोनों हम लोग का आंसर हो जाएगा। और एक y का वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर लिया है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये हम लोगों का हो जाएगा लास्ट क्वेश्चन, इस पूरा एक्सरसाइज का पूरे चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। इन फिगर 6.27, ये हम लोग का फिगर है 6.27, क्या दिया हुआ है, पी क्यू आर एस के पैरेलल है, पी क्यू आर एस के पैरेलल है, एक मिरर है, ठीक है, एक मिरर है, ये दोनों पैरेलल रखा हुआ है, ठीक है, मिरर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, एंड इंसिडेंट रे ए बी, एक रे है ए बी, ये ए बी है, रे स्ट्राइक्स मिरर पी क्यू, ये पी क्यू मिरर है, इस पर स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है, और फिर उसके बाद एट बी के ऊपर स्ट्राइक कर रहा है, द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ बी सी, अब ये यहाँ से रिफ्लेक्ट करके बी सी की तरफ जाएगा, है ना, और आर एस पे रिफ्लेक्ट करेगा फिर से सी के ऊपर, ठीक है बात, और यहाँ से रिफ्लेक्ट करके फिर सी डी पाथ पे जाएगा, यही बात यहाँ लिखा हुआ है। प्रूव करना है कि ए बी और सी डी पैरेलल है, ये ए बी और ये सी डी पैरेलल है, ये हम लोगों को प्रूफ करना है, ठीक है। तो कैसे प्रूफ किया जा सकता है, तो यहाँ पे हम लोगों को कुछ कंस्ट्रक्शन करना होगा, यहाँ पे साइंस का हम लोग नियम लगाएंगे। तो जब हम लोग का इंसिडेंट करता है कोई मिरर पे, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होता है, तो ये मान लो 1 है, ये 2 है, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है, ये एंगल बराबर होता है, ये एंगल बराबर होता है, ठीक है बात। अच्छा, तो यहाँ पे ये पैरेलल था दोनों, और यहाँ से ये जो हम लोगों का ड्रॉ किया गया हम लोगों ने नॉर्मल, है ना, और ये जो नॉर्मल ड्रॉ किया गया है, ये दोनों परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। नॉर्मल जो होता है परपेंडिकुलर होता है ना मिरर पे, तो अगर ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है इसके, तो ये दोनों पैरेलल होगा ना, ये इसको नाम दे दो BE और इसको नाम दे दो CF, ठीक है, तो BE CF के पैरेलल होगा, BE CF के पैरेलल होगा। अच्छा, BE CF के पैरेलल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा, एंगल 2 जो है बराबर होगा एंगल 3 के, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होने के कारण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होने के कारण ये और ये पैरेलल हो जाएगा, और ये ट्रांसवर्स लाइन बन जाएगा। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, हम लोगों को क्या फाइंड करना है कि ये और ये पैरेलल, ठीक है, तो हम लोगों का एंगल 2 और एंगल 3 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है, और एंगल 1 और एंगल 2 जो था ये भी बराबर था, और एंगल 3 और एंगल 4 भी बराबर था, रिफ्लेक्शन वाला प्रॉपर्टीज के हिसाब से हम लोगों ने साइंस में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसलिए ये दोनों बराबर हो गए, और ये दोनों भी बराबर है, 2 और 3 भी बराबर है, ठीक है। तो 1 और 2 को जब हम लोग जोड़ेंगे, ऐड करेंगे 1 और 2 को,
1 और 2 को ऐड करेंगे वो बराबर होगा एंगल 3 और 4 के। 3 और 4 को जब ऐड किया जाएगा और ये दोनों को जब ऐड किया जाएगा तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है बात। अगर ये दोनों बराबर हो जाएगा तो एंगल ए बी सी, ये एंगल जो है 1 और 2 जोड़ेंगे तो एंगल ए बी सी हो जाएगा ना, ए बी सी। और ये वाला एंगल सी और डी दोनों जोड़ा गया जाएगा तो बी सी डी हो जाएगा ना, बी सी डी। अच्छा, ये एंगल के बराबर दिखा रहा है यहाँ पे, ये एंगल के बराबर दिखा रहा है तो ये ट्रांसवर्स बन जाएगा तो ए बी और सी डी पैरेलल हो जाएगा ना। सो ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के कारण ये दोनों भी पैरेलल हो जाएगा। बात समझ में आया? तो इसके साथ हम लोगों का ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है, लाइंस एंड एंगल्स। इसमें जो भी पार्ट समझ में नहीं आएगा आप लोग बैक करके फिर से देख सकते हैं, ये हमेशा अवेलेबल रहेगा यूट्यूब पे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव ए गुड डे, थैंक यू।